हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाला आर्ट यानी पाल डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, पाल कला के विषय में। पाल वंश जिसके समय में ये पाल कला विकसित हुई थी और पाल वंश का शासन कहाँ पर था? पाल वंश का शासन था सेंट्रल बिहार और बंगाल के रीजन में। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है, 65th, 66th और 67th बीपीएससी, और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ के पद पे पदस्थापित हूँ। मैंने ये आप लोग के लिए स्टार्ट किया है बीपीएससी मेंस की सीरीज़, जिससे आप लोग को बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प मिल सके। और इसके पहले हम लोग मौर्यन कला जो है वो पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाल कला। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है बीपीएससी के एग्ज़ाम में और आगे भी आने का पूरा चांस है। ठीक है, तो पाल रूलर से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि पाल कला कहाँ विकसित हुई थी। पाल डायनेस्टी के जो शासक थे उन्होंने विकसित किया था और वो रूल करते थे बिहार और बंगाल के रीजन में। ये बिहार का मैप है। ठीक है, मेंस के एग्जाम में मैप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट 0.5 मार्क्स तो मैप बनाने से मिलता है, बढ़ जाता है आपका नंबर। ठीक है, पाल डायनेस्टी के जो लोग थे उनका रूलिंग पीरियड यानी कि उनका शासनकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक था। ये पिछले क्लास में मौर्यन का जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने क्वेरी किया था कि हिंदी में पढ़ाया जाए, तो इसलिए मैं सारा हिंदी में आप लोग को बोलूँगी, जिससे कि आप लोग हिंदी में नोट्स बना सकें सुन करके, और जो इंग्लिश मीडियम है वो PDF देख करके नोट्स बना सकते हैं, तो दोनों को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो पाल डायनेस्टी जो है उनका जो रूलिंग पीरियड यानी कि उनका शासनकाल था वो था 8वीं से 12वीं शताब्दी यानी कि 800 से 1200 ईस्वी AD। ठीक है, 400 सालों तक इनका शासन रहा था। कहाँ पे? बिहार और बंगाल के रीजन में। जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक भी रहे हैं, पाल डायनेस्टी के। ठीक है, पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल रहे और धर्मपाल और देवपाल भी प्रोमिनेंट रूलर हैं। इन लोगों ने जो पाल शासक थे इन लोगों ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को पैट्रोनेज दिया था, मतलब संरक्षण दिया था। ये दोनों ही धर्मों को समान संरक्षण देते थे। एग्जाम में मुख्य रूप से पाल कला के बारे में पूछा जाता है कि पाल के टाइम पे जो है वो आर्ट कैसे विकसित हुई, कौन सी आर्ट थी। तो कलाएं जो थी जैसे वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला, हम लोग 3 भाग में कला को बांट के पढ़ेंगे। पहला है वास्तुकला। वास्तुकला मतलब कि जो मंदिर थे वो कैसे, क्या मंदिर के ऊपर शिखर इस तरह से बना हुआ होता था या फिर क्या मंदिर इस तरह से बने हुए होते थे, मतलब मंदिर कैसा था, वास्तुकला। ठीक है, आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है चित्रकला। पेंटिंग कैसी थी, क्या बड़ी बड़ी पेंटिंग थी, भित्ति चित्र, या फिर छोटे छोटे चित्र, मिनिएचर पेंटिंग्स थे, लघु चित्र। मूर्तिकला यानी मूर्तियां किस प्रकार से बनाई गई। सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे यानी कि वास्तुकला। तो बुद्ध के टाइम पाल वंश के टाइम पे मुख्य रूप से महाविहार बनाए गए थे, बहुत सारे। विहार क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में भी इस चीज को पढ़े हैं कि बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे, जिन गुफाओं में रहते थे, वो जो गुफा था वो 2 टाइप का होता था। एक गुफा जो होता था उसको बोलते थे विहार। ठीक है, एक जो गुफा होता था उसको बोलते थे विहार, और दूसरा जो गुफा होता था उसको बोलते थे चैत्य। तो चैत्य का मतलब पूजा स्थल। ये जो गुफा होता था यहाँ पे पूजा किया जाता था, और विहार का मतलब जहाँ पे रहते थे। ठीक है, विहार और चैत्य 2 तरह की गुफाएं बनाई जाती थी। तो पाल वंश के टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े विहार बनाए गए थे, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने के लिए मठ की तरह बनाए गए थे, मठ। तो उनको कहा जाता है महाविहार। जैसे नालंदा महाविहार, नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ बच्चे रहते भी थे, पढ़ते भी थे। ठीक है, नालंदा महाविहार। विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला महाविहार भागलपुर में था, उसके अवशेष हैं। उदंतपुरी महाविहार, ये उदंतपुरी बिहार शरीफ में था और गोपाल के द्वारा बनाया गया था। गोपाल कौन? पाल वंश के संस्थापक। ठीक है, तो उदंतपुरी महाविहार जो है वो प्रेजेंट डे बिहार शरीफ में था और गोपाल के द्वारा बनाया गया। और विक्रमशिला महाविहार भागलपुर में था और वो देव धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नाम सुने होंगे आप लोग, तो ये भी जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी उसी तरीके से। तो ये सब महाविहार थे, यानी बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के स्थल थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
स्तूपा। नेक्स्ट आर्किटेक्चर में क्या देखा जाता है कि उस समय बहुत सारे स्तूपा बनाए गए। ठीक है, स्तूपा हम लोग पिछले क्लास में बहुत देख चुके हैं अच्छे से सही तरीके से कि स्तूपा में एक अंड होता है यानी कि डोम होता है, उसके ऊपर ये हर्मिका होता है, उसके ऊपर छत्र होता है और प्रदक्षिणा पथ भी होता है, मतलब कि क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा करने के लिए, और तोरण द्वार भी होता है चारों साइड में। ठीक है, ये था स्तूपा। तो कई तरह के स्तूपा भी इन लोगों ने बनाए थे। फिर चैत्य, चैत्य का मतलब जो पूजा स्थल है, और मंदिर। सेवरल टेम्पल्स बिल्ड बाई महिपाल ऑफ पाल डायनेस्टी इन काशी। ठीक है, पाल डायनेस्टी के महिपाल ने काशी में बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की थी, काशी बनारस में। इनके द्वारा रॉक केव टेम्पल भी कहलगांव में बनाया गया था। ठीक है, रॉक केव टेम्पल यानी कि गुफा में गुफा मंदिर। ठीक है, इट हैज़ बांग्ला रूफ फीचर दैट ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। ठीक है, बांग्ला छत का इसका फीचर, मतलब ये जो मंदिर है ना, ये इस तरह का इसका छत रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये मंदिर है और मंदिर के ऊपर इस तरह का गुंबद के आकार का छत बनाया जाता है। विष्णुपद मंदिर जो है गया का, वो भी उसी टाइम में इन लोगों ने ही बनाया था। उस मंदिर में जो है ये बांग्ला छत सही तरीके से दिखाई देता है, वो भी पाल रूलर के टाइम पे ही बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्किटेक्चर जो है, जो बिल्डिंग्स, जो टेम्पल्स बनाए जा रहे थे, उसके क्या फीचर थे। तो पहला तो आप लोग यही लिखिएगा कि बहुत सारे विहार बनाए गए, जैसे उदंतपुरी, विक्रमशिला, नालंदा, किसने किसने बनाया उसका नाम डाल दीजिएगा। फिर चैत्य भी बनाए गए थे, स्तूपा बनाए गए थे, मंदिर बनाए गए थे, मंदिर का छत था वो बांग्ला रूफ था। ठीक है, आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म एज वेल एज बुद्धिज्म। जो आर्किटेक्चर है उसमें दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है वास्तुकला में, हिंदू धर्म का भी और बौद्ध धर्म का भी। विथ फर्स्ट 200 डोमिनेटेड बाय बुद्धि स्टार्ट। पहला जो 200 साल था, 800 से लेके 1000 तक, वो उस समय बौद्ध धर्म की जो कलाएं थी वो ज़्यादा देखने को मिली, और बाद में 1000 से 1200 में हिंदू धर्म की कलाएं देखने को मिली। प्लैंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर मॉन्क्स। मॉन्क माने होता है बौद्ध भिक्षु। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए मतलब रहने लायक प्लैंड योजनाबद्ध तरीके से घर बनाए गए थे। जैसे आप लोग सिंधु जो घाटी सभ्यता उसमें सुने होंगे कि प्लैंड बिल्डिंग था, 90 डिग्री पे बनाया गया था सभी घरों को। रोड जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। तो उसी प्रकार से प्लैंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाए गए थे बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। ठीक है, महाविहार जो था उसमें पौंड भी बना था। बिल्कुल, पौंड तो जरूर है, तालाब तो रहेगा ही महाविहार के अंदर पानी वानी पीने के लिए। बहुत सारे मठ, बहुत सारे स्तूपा बनाए गए थे। ठीक है, पाला आर्किटेक्चर जो है वो प्रभावित था म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सब के आर्किटेक्चर्स हैं, वो सब का जो वास्तुकला है उससे प्रभावित था हमारा जो है पाल कला। और बांग्ला छत तो उसका मुख्य विशेषता है, बांग्ला रूफ। ठीक है, नेक्स्ट है पेंटिंग। पेंटिंग्स, चित्रकला। चित्रकला दो तरह की होती है, एक तो होता है बड़े चित्र, एक होता है छोटा चित्र। बड़ा चित्र मतलब दीवार पे एक बड़ा सा आप कुछ बना दीजिए, कार बना दीजिए, तो वो हो गया बड़ा चित्र, उसको बोलते हैं मूरल पेंटिंग। ठीक है, मूरल, MURAL, म्यूरल पेंटिंग या भित्ति चित्र, जो बड़ी बड़ी चित्र होते हैं। और कुछ कुछ होते हैं छोटे छोटे चित्र जिनको बोलते हैं लघु चित्र या मिनिएचर पेंटिंग, जो किताबों में बनाया था। आप लोग अपने किताब में बहुत सारे छोटे छोटे पेंटिंग्स देखते हैं, वो है लघु चित्र। तो अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशन टू द रिलीजियस टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट एग्जीक्यूटेड अंडर पालाज। यानी कि पालों के टाइम पे ही सबसे पहले हम लोग को लघु चित्र देखने को मिलते हैं। ऐसे तो सबसे ज़्यादा जो लघु चित्र बनाया गया है वो अकबर के शासनकाल में बनाया गया था, मुगलों के टाइम में, मगर शुरुआत इसका जो है वो पाल के टाइम पे ही हो गया था। बुद्ध धर्म के जो कुछ किताब है, कुछ धार्मिक पुस्तक हैं, उसमें जो लघु चित्र है वो देखने को मिलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स। ये जो चित्र थे, अब देखिए विशेषता, आप लोग क्या कीजिएगा कि नोट्स हमेशा एक ही पेज में बनाइएगा। भले हम यहाँ कितना भी पेज में आपको बताएं, पर आपको बस एक पेज लेना, A4 शीट, उसी में ऊपर में लिख देना है पाल कला, और बस लिखते जाना है। पहला आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में जो जो है बांग्ला रूफ, मोनास्ट्री, स्तूपा, विहार, ये वो। फिर दूसरा है पेंटिंग, तो पेंटिंग में फिर क्या क्या है। ठीक है, इस तरह से आपको एक ही पेज में अपने नोट्स को रेडी करना है। तो बस पॉइंटर्स जो है उसको आप अंडरलाइन जिसको करेंगे उसको आप लिखते जाइएगा। जैसे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, जो
छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाए जाते थे वो पाम के पत्तों पे बनाए जाते थे, ठीक है, पाम लीव्स पे या फिर कॉपर प्लेट पे, ताम्रपत्र पे। कॉपर प्लेट मतलब ताम्रपत्र या फिर पाम लीव्स। इन दीज पेंटिंग्स सीन्स ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा के जीवन की कहानियाँ, जैसे हम लोग जातक कथा पढ़े थे कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को जातक कथा कहते हैं, मतलब बुद्धा के जीवन के सीन्स को पेंट किया जाता था, एंड और दूसरे भी गॉड और गॉडेस को। इम्पैक्ट ऑफ तांत्रिज्म ऑन पेंटिंग्स आर इजली विजिबल, है ना, पेंटिंग पे तांत्रिज्म का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तंत्र मंत्र इस तरह का। रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट प्राइमरी कलर थे, मतलब मुख्य रूप से जो चीज़ प्रकृति में जो कलर उपलब्ध हो जाता है आसानी, जैसे चूना मिल गया या कोयला मिल गया, है ना, कपास के फूल मिल गए तो लाल रंग बना दिया गया, तो इस तरह से इन कलरों को प्राइमरी कलर्स के तौर पे यूज किया जाता था, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट को, ठीक है। नेक्स्ट है रिमेन्स ऑफ वॉल पेंटिंग फाउंड इन नालंदा। नालंदा में भी वॉल पेंटिंग जो है उसके कुछ अवशेष मिले हैं। फ्लावर, ट्री, फूल, पेड़ पौधा, गणित का आकार जैसे स्फेयर, गोला हो गया आपका, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब, एनिमल्स, ये सब बनाए जाते थे। क्या चीज़ पे बनते थे? पाम के पत्तों पे या फिर कॉपर प्लेट पे, ताम्रपत्र पे, ठीक है। तांत्रिज्म का इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। कलर था रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, मुख्य रूप से नालंदा में पाए गए हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है पेंटिंग्स आर सिमिलर टू अजंता पेंटिंग। ये जो पेंटिंग्स है इसके वो अजंता पेंटिंग की तरह देखने को मतलब दिखते हैं, पाल के पेंटिंग। पाला पेंटिंग कैरेक्टराइज बाय नेचुरलिस्टिक स्टाइल, मतलब नेचुरल लगते हैं, प्राकृतिक दृश्य लगते हैं, पेड़ पौधा सब नेचुरल स्टाइल में, ठीक है। सीनियस लाइन, इलोंगेट, सीनियस लाइन मतलब कि एक लाइन में दिखता है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा मूर्ति है। डेकोरेटिव अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत जो चित्र है वो बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल था जैसे अष्टशास्त्रिका, प्रश्नपरमिता, तारा, पंचरक्ष, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है पेंटिंग का जो पाल डायनेस्टी से प्राप्त हुए हैं, पाला एम्पायर से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मूर्ति कला, यानी कि मूर्ति कैसा हुआ करता था। तो द गुप्ता ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचर आर्ट अटेन अ न्यू हाइट अंडर द एज ऑफ पाला रूलर। पालों के टाइम पे जो मूर्ति कला है उसने एक नया ऊंचाई को छुआ, ठीक है। मूर्तियां बनाई जाती थी मुख्य रूप से कांच की, यानी कि ब्रॉन्ज की मूर्तियां। पत्थरों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं और मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई गई हैं, मृण मूर्तियां, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ का मूर्ति बनता था? मिट्टी का, पत्थर का और कांसा का, ब्रॉन्ज का मूर्ति बनाया गया था। सबसे पहले ब्रॉन्ज हम लोग पढ़ते हैं कांसा। तो कांसा जो होता है वो कॉपर और टीन को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। कांसा कॉपर टीन को मिलाने से बनता है, यानी कि कांसा जो है वो कोई मेटल नहीं है, वो एक एलॉय है, मेटल का मिश्र धातु है, दो धातुओं को मिला के बनता है। तो यानी कि उन लोगों को धातु मिक्स करने के लिए आता था, ठीक है। ये टेक्निक उनको पता था कि दो धातुओं को कैसे गला करके और फिर कितने अनुपात में मिलाएंगे कि उससे कांसा तैयार हो जाएगा। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग जो है, यानी कि कांस बनाने की जो तकनीक है, वो पाला जो डायनेस्टी है उसका इम्पोर्टेंट फीचर था। फेमस ब्रॉन्ज स्कल्प्टर जो कांसे के मूर्तिकार थे, मुख्य मूर्तिकार थे, वो थे धीमन और बिट्ठपाल, ठीक है। इन लोग का नाम आपको लिख लेना है, धीमन और बिट्ठपाल। धीमन और बिट्ठपाल ये दोनों धर्मपाल के टाइम पे थे। धर्मपाल जो शासक थे पाल वंश के, उसके समय में ये दोनों जो मूर्तिकार थे, धीमन और उसका बेटा बिट्ठपाल, ये लोग कांसे की मूर्ति बनाते थे। रिमेन्स ऑफ दीज स्कल्प्टर रिकवर्ड फ्रॉम बोध गया, राजगीर, भागलपुर, नालंदा। इन मूर्तियों के अवशेष जो है वो इन जगहों से मिले हैं, बोध गया, राजगीर, इन सब जगहों से, ठीक है। डेवलप टेक्निक ऑफ मेटल एलॉय, मिश्र धातु बनाने की टेक्निक इनको पता थी, तभी ये लोग ब्रॉन्ज की मूर्ति, ब्रॉन्ज बनाते थे, फिर उसकी मूर्ति बनाते थे। बुद्धा के स्कल्पचर्स भी मिले हैं और हिंदू देवी देवताओं के स्कल्पचर मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि वहाँ पे रिलीजियस हार्मनी था, यानी कि धार्मिक सद्भाव था। ऐसा नहीं कि धर्म के लोग, दो धर्मों के लोग लड़ रहे थे, वो लोग आपस में मिलजुल के रह रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोन स्कल्पचर, यानी कि
मिट्टी की पत्थर की मूर्तियाँ, तो जनरली ओनली फ्रंटल पार्ट ऑफ द बॉडी हैव बीन शोन इन द स्कल्पचर, यानी कि मूर्ति में केवल फ्रंट का पार्ट दिखाया जाता था। यानी कि देखिए जो मूर्ति होता था वो पीछे से सपाट होता था, पीछे कुछ नहीं होता था, आगे सारा चीज बनाया जाता था। ठीक है, केवल फ्रंट के पार्ट में ही सब दिखता था। द फ्रंट इज हाईली डिटेल्ड एंड डेकोरेटेड, बहुत ही ज़्यादा डिटेल और सजा हुआ होता था। मेजॉरिटी ऑफ स्टोन स्कल्पचर वेर हैंडमेड, ये हाथ से बनाए जाते थे। जो पत्थर की मूर्तियाँ थी वो हैंडमेड होती थी। कौन सा पत्थर का बनता था? ब्लैक बेसाल्ट पत्थर यूज किया जाता था। ठीक है, काला पत्थर जो है ब्लैक बेसाल्ट, बेसाल्ट एक इग्नियस रॉक है, जो ज्वालामुखी से निकला हुआ जो पहला पत्थर होता है वो होता है बेसाल्ट रॉक, इसका यूज किया जाता था। सोर्स ऑफ दीज स्टोन्स वेर मुंगेर एंड संथाल परगना, और ये ब्लैक बेसाल्ट स्टोन मुंगेर और संथाल परगना से लाए जाते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम बुद्धिज्म, मतलब बहुत सारे मूर्तिकार जो थे वो बुद्धिज्म से इंस्पिरेशन लेकर के बुद्धिज्म से संबंधित चीज़ें बनाते थे। अपार्ट फ्रॉम बुद्धा स्कल्पचर गॉड गॉडेस ऑफ हिंदू धर्म भी बनाए जाते, जैसे सूर्य के, विष्णु के, गणेश के, ये भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, इमेजेस लाइक मंजूश्री, तारा, मैत्रेयी, हथगिर्व, बोधिसत्व, इन सब की इमेजेस, ये सब कौन है? बुद्ध के कई रूप हैं। ठीक है, बोधिसत्व है ये लोग, बुद्ध जो लोग निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं और दूसरों की मदद करते हैं निर्वाण की प्राप्ति करने में, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बोधिसत्व थे, जैसे मंजूश्री, तारा, मैत्रेयी, हाथीगिर्व, इनके इमेजेस बनाए गए हैं। ठीक है, पॉलिशिंग ऑफ स्कल्पचर्स, ये मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड होती थी, चमकदार होती थी। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को भी दर्शाया गया है मूर्ति बना के, जैसे बुद्ध के जन्म की घटना, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति, उपदेश जो पहला सारनाथ में दिए थे, और महापरिनिर्वाण की घटना। फाइनेस्ट स्कल्पचर इंक्लूड ए फीमेल बस्ट, 2 स्टैंडिंग अवलोकितेश्वर इमेज फ्रॉम नालंदा। सबसे अच्छा मूर्ति पाया गया है वो नालंदा से अवलोकितेश्वर की मूर्ति पाई गई है। अवलोकितेश्वर कौन थे? ये भी बोधिसत्व थे, यानी ऐसे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया और दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, बोधिसत्व, ये सब महायान का पार्ट है। महायान, जैसे बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा हुआ है, हीनयान और महायान, तो ये सभी अवलोकितेश्वर या मंजूश्री, तारा, मैत्रेयी, सभी महायान के पार्ट हैं। मेन फीचर ऑफ पाला स्कल्पचर, पाला मूर्ति का मेन फीचर क्या था? कि ये फ्री फ्लोइंग मूवमेंट था, यानी कि स्वतंत्र रूप से गतिशील, ऐसा नहीं दिखता था कि जोड़ जोड़ के बनाया गया, नहीं, एक साथ बनाया जाता था। और ऑलमोस्ट ऑल फिगर आर ऑफ सिमिलर शेप, जितने भी मूर्तियां बनाई जाती थी सब लगभग सेम से साइज का होता था, यानी बराबर माप का होता था, साइज की मूर्तियां बनाई जा रही थी। नेक्स्ट है मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा, तो फाउंड इन अंतीचक ऑफ विक्रमशिला महावीर। विक्रमशिला महावीर कहाँ पे है आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ से मिट्टी की मूर्तियां पाई गई हैं। जनरली मेड फॉर डेकोरेशन, सजाने के लिए इनको बनाया जाता था मिट्टी की मूर्तियों को। वुमेन होल्डिंग मिरर इन हैंड, कैसी मूर्तियां थी? तो महिला अपने हाथ में आईना लेकर देख रही है, मिरर होल्डिंग वुमेन इन हैंड, वाइल गेटिंग मेकअप करते हुए, तो इस तरह की मूर्ति बनाई जाती थी। ठीक है, लेकिन 1200 ईस्वी में 12th सेंचुरी में जो पाल डायनेस्टी है वो क्या हुआ? डिक्लाइन कर गया। कंक्लूजन अब है कि क्यों डिक्लाइन कर गया। तो कोई भी वंश डिक्लाइन करता है तो बहुत सारा कारण होता है, हो सकता है कि किसी ने आक्रमण कर दिया हो या आपस में ही एक दूसरे में नहीं बनने लगा हो, इस तरह से। तो पाला आर्ट केम टू सडन डिक्लाइन, जो पाल कला है वो अचानक से फिर एंड हो गया, खत्म होने लगा धीरे धीरे, जब जो मुस्लिम आतंकी लोग थे और जो लोग भारत पे कब्जा करने आए थे, उन लोगों ने जब बौद्ध मोनास्ट्रीज को, बौद्ध मठों को ध्वस्त करना शुरू किया, तो इससे जो पाल आर्ट है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। मॉन्क्स एंड आर्टिस्ट फ्लेड टू नेपाल, जो मॉन्क और आर्टिस्ट थे वो लोग, जो बौद्ध भिक्षु थे और जो आर्टिस्ट लोग थे जो ये सब जानते थे कलाओं को, वो नेपाल भाग गए। रिबेलियन ब्रोक आउट इन कुमारपाल राइन, कुमारपाल के रीजन में क्या हुआ कि विद्रोह छिड़ गया था, इससे भी वो आर्ट पे फोकस नहीं कर सके, वो युद्ध ही लड़ते रह गए। तो ये सब कारण है जिस कारण से
पाला आर्ट जो है वो सडन अचानक से डिक्लाइन कर गया। क्रिटिसिज्म ऑफ पाला आर्ट, क्रिटिसिज्म क्या है पाला आर्ट का, तो क्रिटिसिज्म कि पाल कला में क्या गलतियां थी। गलती बहुत सारा है, जैसे इफेक्ट ऑफ तांत्रिज्म, तंत्र मंत्र का इफेक्ट था, इनोवेशन नहीं था, ठीक है, वही अजंता और एलोरा का पेंटिंग को ही लोग रिपीट कर रहा था, ओरिजिनलिटी नहीं था, मीन्स कि वही पेंटिंग रिपीट कर रहा था तो अपना ओरिजिनलिटी इसमें कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन, बहुत ज़्यादा सजा दिया था, एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन, एक्सेसिव डेकोरेशन कर दिया था, ठीक है। एलिमेंट्स वेर मिसिंग इन स्कल्पचर, मूर्तियों में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। ओनली फ्रंटल पोर्शन सोन, केवल आगे का हिस्सा दिख रहा था, ऐसे ही बताया ना कि पीछे सादा रहता था और आगे मूर्ति बनाया जाता था, तो केवल फ्रंटल पोर्शन दिखता था, ठीक है। लस्टर ऑफ पॉलिश ऑफ स्कल्पचर नॉट लाइक मौर्यन वन, यानी कि जिस तरह से पॉलिश किया गया था तो मौर्यन काल में जितना सुंदर पॉलिश रहता था वैसा नहीं था यहाँ पर। और मोनोपोली और ब्रोंज स्कल्पचर बाय फ्यू पीपल, केवल कुछ ही लोगों को कांस की मूर्ति बनाने आता था, जैसे धीमन और विटपाल, सबको नहीं आता था, ठीक है। तो ये सब कारण था, धीमन विटपाल मर जाएंगे तो फिर कौन बनाएगा। तो इस तरह कारण से जो पाला आर्ट था, पाल कला थी, वो क्या हो गया, धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गया, खत्म होने लगा, ठीक है। यहीं पे हमारा पाला जो आर्ट है वो खत्म हो गया। हम लोग अभी तक हिस्ट्री में 2 चीज़ कवर किए, मॉडर्न आर्ट और पाला आर्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए, और अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।